Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं साथियों। 50 सिद्धांत और उनके जनक, साथ में उनका विश्लेषण करते हुए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये मान के चलिए, जो बुद्धि का टॉपिक है, बाल विकास का टॉपिक है, अधिगम का टॉपिक है, व्यक्तित्व का टॉपिक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक है, संवेग है, अभिप्रेरणा है और अन्य भी बहुत सारे टॉपिक, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर इस वीडियो के एकमात्र ऐसा वीडियो है साथियों जिसमें सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल यूँ कह सकते हो आप कि कम से कम बता रहा हूँ 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। पूरा वीडियो देखना, ज़्यादा लंबा टाइम लूँगा नहीं, लेकिन वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो वीडियो लाइक करें, अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो बिल्कुल आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मित्रों, बाल मनोविज्ञान के ऑल चैप्टर है वो एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। सभी सिद्धांतों के जो नाम हैं और जो जनक है विश्लेषण सहित मैं बताने वाला हूँ, डिस्कस करेंगे हम। तो 50 सिद्धांत इस वीडियो में आपके लिए है। कितने? 50 सिद्धांत साथियों। बिल्कुल एक एक का नाम याद होना चाहिए, उनके जनक याद होना चाहिए और क्या क्या किया, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक सिद्धांत को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक जगह पर आपको इतनी अच्छी चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेगी साथियों। तो चलिए, पहला सिद्धांत मित्रों, पहले सिद्धांत का नाम क्या है देखिएगा। पहले सिद्धांत का नाम सहित, जनक सहित और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं सभी मैं बताने वाला हूं। पहला सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखना है सबसे पहली चीज, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। साथियों, इस सिद्धांत की बात करें तो इसमें इन्होंने बालक के विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जैसे मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था। इस प्रकार से मुख्य अवस्था है, फिर गुदी अवस्था है, फिर उत्तर लैंगिक अवस्था है, फिर सुषुप्त अवस्था है, फिर जननेंद्रिय अवस्था है। तो इस प्रकार से 5 अवस्थाओं के बारे में सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में बताया है। साथियों, डिटेल से आपने इस सिद्धांत को जरूर पढ़ा होगा, मैंने खुद ने पढ़ा रखा है आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों किताबों में से। दूसरा सिद्धांत मित्रों, दूसरा सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पूरे 50 है। जनक कौन है? जीन पियाजे। साथियों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है, जैसे संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रत्येक अवस्था की इन्होंने अपनी अलग अलग विशेषता, कौन से गुण कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कई चीज़ें इन्होंने बताई है साथियों। बहुत ही प्रसिद्ध ये सिद्धांत है, हर बार एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तीसरा सिद्धांत देखेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत, जनक है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है और उप अवस्थाएं बताई है 6। मुख्य तो 3 अवस्थाएं और उप अवस्थाएं कितनी बताई है? 6 बताई है। विकल्प नंबर 3 सही है, जैसे पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रिक्तकाल भी जिसको कहते हैं, फिर रिक्तकाल, फिर उत्तर रिक्तकाल। इस प्रकार की अवस्था इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। तो साथियों, एक खंड के सिद्धांत की बात करें तो बिने ने कहा है कि बुद्धि का आप विभाजन नहीं कर सकते हो, यह एक निरंकुशवादी शक्ति होती है जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता और सभी शक्तियां बुद्धि के अधीन होती है। तो इसको ही कहते हैं एक खंड का सिद्धांत साथियों। चलिए नेक्स्ट, 5वां सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत ये दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है साथियों। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत दिया और बुद्धि के 2 खंड बताए, या 2 तत्व बताए, या 2 कारक बताए। एक तो इन्होंने बताया सामान्य बुद्धि और एक इन्होंने बताया विशिष्ट बुद्धि। तो इसको ही कहा जाता है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत।
लेकिन साथियों इस सिद्धांत का विरोध किया गया था, इसलिए इन्होंने बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत दिया। किन्होंने? स्पीयरमैन ने। द्विखंड त्रिखंड, द्विकारक त्रिकारक, द्वितत्व त्रितत्व, तीनों ही चीजें एक ही है। तो साथियों ये दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए। अब इन्होंने ये जो त्रिखंड सिद्धांत है इसमें इन्होंने क्या किया था कि एक तो सामान्य जनरल कारक था ही, एक विशिष्ट कारक था, और एक इन्होंने एक और नया फैक्टर जोड़ा था, ग्रुप फैक्टर, मतलब समूह तत्व या समूह कारक। तो साथियों इसलिए इसको कहते हैं बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत। चलिए आते हैं 7वें सिद्धांत की ओर। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड, जोई पॉल गिलफोर्ड इनका पूरा नाम है। त्रिआयामी सिद्धांत इन्होंने ही दिया था साथियों, और इन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 3 चर बताए थे, 3 तत्व बताए थे। एक थी इनकी संक्रिया, एक था इनका विषय वस्तु, और एक था इनका उत्पादन। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये 3 तत्व इन्होंने अपने सिद्धांत में बताए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 120 बुद्धि के मॉडल कक्ष इन्होंने बताए थे और वही मान्य है। तो साथियों वैसे 150 भी इसमें बताए गए, 180 भी, लेकिन ये मान्य नहीं है। तो 120 याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिएगा ये सिद्धांत है 7वें नंबर का। एक एक सिद्धांत के बारे में नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ, लिंक याद होना चाहिए। समझना जरूरी नहीं है कि भाई डायरेक्टली प्रश्न पूछे कि ये सिद्धांत किसने दिया। इस तरह के क्वेश्चन वर्तमान में आते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पता है कि जैसे त्रिआयामी सिद्धांत का प्रश्न आया तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए कि भाई ये गिलफोर्ड का है और इसमें इन्होंने संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन के बारे में बताया। अब फिर उसमें उसके 5, 6, 4 ये जो भाग बताए गए हैं वो आपको याद होना चाहिए कि संक्रिया ये होती है, विषय वस्तु ये होती है, उत्पादन ये है। तो साथियों इस प्रकार आप दिए गए प्रश्न का आसानी से हल निकाल सकते हो। तो ये एक आधारभूत, इसीलिए तो कह रहा हूँ 5 नंबर पक्के कर लो भाई। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसमें से यूँ पूछेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया, लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ आप पढ़ रहे हो इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आप आराम से 5 क्वेश्चन इस एक वीडियो के माध्यम से सही कर पाओगे। चलिए 8वां सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो हर बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं और रीट में भी हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो साथियों जो इन्होंने बुद्धि के अनेक प्रकार बताए हैं उन सभी प्रकारों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और यह है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहु मतलब अनेक प्रकार की बुद्धि, ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया साथियों। चलिए 9वां सिद्धांत। तो मित्रों देखिए बालू का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ये कहते हैं कि बुद्धि कोई एक विशिष्ट योग्यता नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई सारे स्वतंत्र चर कई मात्रा में पाए जाते हैं। अब जिस चर से संबंधित व्यक्ति कार्य करता है, जिस चर से संबंधित समस्या आती है, वो चर व्यक्ति का सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति को सफल बना देता है। यह है बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है साथियों। पिछली बार सेकंड लेवल में 2-3 क्वेश्चन इसी सिद्धांत से पूछ लिए गए थे। तो त्रितंत्रीय मतलब इन्होंने बुद्धि के इन्होंने भी 3 तत्व बताए हैं। कितने तत्व बताए हैं? 3 ही तत्व बताए, मतलब बुद्धि के 3 प्रकार बताए, जैसे घटकीय बुद्धि, आनुभविक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि। इस प्रकार से ये 3 तत्व है साथियों। तो ये आपका 10वां सिद्धांत याद होना चाहिए, ये भी पूरा। बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत, थ्रस्टन व केली, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी जिसको कहते हैं, और जिसमें इन्होंने 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया है मित्रों। यह है आपके बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट 12वां, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। सभी को पता होगा अधिगम के जो नियम हैं, सीखने के जो नियम हैं, वो इसी सिद्धांत के माध्यम से दिए गए, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। 3 तो मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए। कुल नियमों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट 13वां, शास्त्रीय या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें है ये। किसके द्वारा? आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया मित्रों। अब इसमें प्राचीन अनुबंधन में वही उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित किया जाता है, अनुबंधन स्थापित किया जाता है। पहले उद्दीपक देंगे, बाद में अनुक्रिया होगी, फिर उद्दीपक से अनुक्रिया होगी, तो उसको ही अनुबंधन कहेंगे। तो साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 14वां सिद्धांत, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। B.F. स्किनर, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर।
इन्होंने अपने सिद्धांत में साथियों पुनर्बलन पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? पुनर्बलन पर बल दिया है कि व्यक्ति को उचित व्यवहार पर यदि पुनर्बलन दिया जाए तो व्यक्ति उस कार्य को अनुबंधित करके सीख जाता है, आगे भी वो उस क्रिया को जरूर दोहराता है। साथियों इन्होंने एक पुनर्बलन अनुसूची भी बताई है, 2 प्रकार की है वो, सतत पुनर्बलन अनुसूची और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो सतत पुनर्बलन अनुसूची मतलब हर बार पुनर्बलन दे दिया जाए क्रिया समाप्ति पर तो वो कम प्रभावी होता है, मतलब वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। प्रभावी तो होता है लेकिन उसका विलोपन भी जल्दी हो जाता है साथियों। और जो आंशिक होता है ये सीखते अधिक समय में है लेकिन विलोपन अधिक समय में ही होता है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट 15वां सिद्धांत देखिए। मैंने अभी जो बताया है सतत और आंशिक, ये चीज़ आपको हो सकता है गलत लगी हो, लेकिन RBSC NCERT कई सारी गवर्नमेंट्स बुक है जिनमें यही बताया गया है। अधिगम का विधिक सिद्धांत CL हल, आवश्यकता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं साथियों। तो ये है आपके 15वें नंबर का सिद्धांत। अभी 35 सिद्धांत हो रहे मित्रों। तो साथियों 16वां सिद्धांत देखेंगे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोपका, कोहलर, वर्दीमर। अंतर्दृष्टि जिसको हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। इसमें व्यक्ति को क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि चिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चिंतन करता है, जितनी जल्दी चिंतन करने की क्षमता रखता है, वो समस्या का समाधान उतनी ही जल्दी कर पाता है। ये सिद्धांत ऐसा कहता है। चलिए नेक्स्ट 17वां सिद्धांत देखेंगे, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, एडवर्ड चेस टोलमैन। चिन्ह अधिगम जिसको संकेत अधिगम का सिद्धांत भी हम कहते हैं साथियों। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? टोलमैन के द्वारा दिया गया है साथियों। देखिए नेक्स्ट 18वां सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है साथियों। जैसे शारीरिक आवश्यकता इन्होंने बताई है, जैसे सुरक्षा की आवश्यकता बताई है, जैसे प्रेम की आवश्यकता, जैसे सम्मान की आवश्यकता, जैसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये बिल्कुल इसी क्रम में आपको याद रखना है। ये मैस्लो ने अपने पदानुक्रमिक मॉडल या आवश्यकता के सिद्धांत में बताया है। तो चलिए अगला सिद्धांत देखेंगे साथियों। आपके 19वां सिद्धांत क्या है देखते हैं। 19वें सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। ये क्षेत्रवादी विचारक है साथियों, क्षेत्रवादी मनोवैज्ञानिक। तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, इसमें कर्ट लेविन बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है जिसमें रहकर ही वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। अगर आप उसको उसके संज्ञानात्मक क्षेत्र से हटा लो तो फिर वो उसके मार्ग में अंग्रेजी के यू आकार की बाधा बन जाती है साथियों। फिर वो दूसरे मार्ग का चयन करके लक्ष्य को प्राप्त करता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। चलिए 20वां सिद्धांत है अधिगम वक्र का सिद्धांत, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया है कि अधिगम वक्र के इन्होंने अलग अलग प्रकार बताए, जैसे उन्नतोदर, नतोदर, इस प्रकार से। तो ये है जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत। चलिए 21वां सिद्धांत, साहचर्यवादी अधिगम का सिद्धांत, एडविन आर गुथरी। तो साथियों एडविन आर गुथरी ने खरगोश के ऊपर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, साहचर्यवादी अधिगम के सिद्धांत का इन्होंने प्रयोग किया था खरगोश के ऊपर। जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, अब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो फिर जो लक्ष्य कम क्रिया में ही प्राप्त हो जाए व्यक्ति को उस तरफ जाना चाहिए और कम क्रिया वाले लक्ष्य को प्राप्त करके वापिस अपने मूल लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए साथियों। मतलब अपने लक्ष्य का साहचर्य निम्न क्रिया वाले लक्ष्य से कर देना चाहिए। चलिए 22वां सिद्धांत, 22वां सिद्धांत है साथियों समान तत्वों का सिद्धांत, अधिगम अंतरणीय स्थानांतरण का सिद्धांत है। ये समान तत्वों का सिद्धांत पिछली बार रीट में क्वेश्चन आया था, इससे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है साथियों। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने साथियों मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो ये तीनों प्रकार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताए गए हैं। और साथ ही व्यक्तित्व का भी सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही, जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इदम, अहम और परम अहम। तो साथियों ये सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहा हूँ, जो पूरा ही सिलेबस रिवाइज कर दे ऐसा वीडियो है साथियों ये।
नेक्स्ट रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, जनक है हरमन रोरशा। देखिएगा रोरशा शाही धब्बा परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में आती है साथियों। इसमें रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड, जिसके आधार पर व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यह है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट 25वां प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया गया है मुरे एवं मार्गन के द्वारा। क्या नाम है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो साथियों यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। टेट का जो परीक्षण है ये मुरे एवं मार्गन के द्वारा दिया गया है। ये भी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत ही सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट 26वां सिद्धांत बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया है। जनक कौन है? लियोपोल्ड बेलक, जिसको कहते हैं CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण। मित्रों ये भी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में ही आता है, ये भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए 27वां शब्द साहचर्य परीक्षण, जनक है फ्रांसिस गाल्टन, WAT वर्ड एसोसिएट टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। इसमें 100 उद्दीपक शब्द होते हैं साथियों, पहले 50 ही थे। उन उद्दीपक शब्दों से संबंधित शब्द लिखने को कहा जाता है और अचेतन मन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। ये भी प्रक्षेपी विधियों में ही आती है साथियों। फिर है नेक्स्ट 28वां वाक्य पूर्ति परीक्षण, पाइन व टेंडलर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये भी साथियों व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में ही आती है। जैसे इसमें जितने भी वाक्य होते हैं वे मैं, मुझे, मुझसे ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं। चलिए नेक्स्ट है निष्पत्ति परीक्षण, जिसको आप परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पत्ति परीक्षण हॉटशॉन के द्वारा दिया गया है। याद रखना है इसको भी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निष्पत्ति परीक्षण हॉटशॉन ने दिया था साथियों। चलिए 30वां स्वप्न विश्लेषण, ये दिया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। व्यक्ति के स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है कि व्यक्ति को अगर पूरा सपना याद है तो उसका व्यक्तित्व बहुत खराब होता है, व्यक्तित्व को अगर बिल्कुल भी याद नहीं है तो उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा माना जाता है, व्यक्तित्व को यदि थोड़ा थोड़ा सपना याद है तो फिर उसका व्यक्तित्व सामान्य माना जाता है साथियों। ये है स्वप्न विश्लेषण परीक्षण, जो कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा अचेतन मन के आधार पर ही दिया गया। चलिए व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहां से भी क्वेश्चन आपके आता है। आलपोर्ट के द्वारा ये शील गुणों का सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आलपोर्ट के द्वारा। तो साथियों इन्होंने शील गुणों के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए आलपोर्ट ने? शील गुणों के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे तो साथियों इन्होंने अपने सिद्धांत में शील गुणों के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण और गौणवृत्तीय शील गुण। ये 3 प्रकार व्यक्तित्व के शील गुणों के सिद्धांत जो कि आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है इसमें बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक विश्लेषण का सिद्धांत ये दिया गया है RB केटल, जिसको हम कहते हैं रेमंड केटल के द्वारा। तो इन्होंने भी साथियों कारक विश्लेषण में क्या किया? शील गुणों का ही विश्लेषण किया है। किनका विश्लेषण किया है? शील गुणों का विश्लेषण किया है। लेकिन इनके जो शील गुण हैं वो आलपोर्ट के शील गुणों से अलग है साथियों। देखिएगा इन्होंने कारक विश्लेषण का प्रयोग कैसे किया कि इन्होंने लगभग 17-18 हजार शील गुणों का विश्लेषण करके उसमें 35 शील गुण छांटे कि 35 शील गुण व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन जो 35 शील गुण हैं इनमें से 23 तो सामान्य व्यक्तियों में और 12 असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से कारक विश्लेषण किया। इन 23 में से भी 16 शील गुण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अतः केटल के अनुसार मुख्य अति महत्वपूर्ण शील गुणों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। पिछली बार यही से क्वेश्चन आया था रीट 2018 लेवल 2 में साथियों। अब ये जो 16 शील गुण है इनको भी इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था मित्रों, और इनके मापन हेतु एक प्रश्नावली का निर्माण किया जिसको
16 PF प्रश्नावली कहते हैं। क्या कहते हैं? 16 PF प्रश्नावली किसने दी? केटल ने दी है साथियों, शील गुणों के मापन हेतु। चलिए 33वां सिद्धांत, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। तो साथियों विलियम मैकडूगल ने संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें 14 संवेग बताए हैं और प्रत्येक संवेग का संबंध मूल प्रत्ययों से बताई है। तो मूल प्रत्ययों की संख्या भी इन्होंने कितनी बताई है? 14 बताई है। चलिए नेक्स्ट अगला सिद्धांत देखेंगे, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक एरिक्सन। पिछली बार लेवल 1 में यहां से क्वेश्चन आया था साथियों। इरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कुल 8 अवस्थाएं बताई है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, उद्यमिता बनाम पहचान भ्रांति। इस प्रकार कुल 8 अवस्थाएं थी अलग अलग प्रकार की। अब वहां पर आपको यही याद रखना है कि कौन सी विशेषता कौन सी अवस्था की है और कौन सी अवस्था किस समय से लेकर किस समय तक चलती है। आपको इस सिद्धांत में यह याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक विकास का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक का जो सामाजिक विकास है वो अवलोकन पर आधारित होता है साथियों। किस पर आधारित होता है? अवलोकन पर आधारित। व्यक्ति किसी चीज का अवलोकन करता है और उसका अनुकरण करता है। यदि उसको उचित पुनर्बलन दे दिया जाए तो उस व्यवहार को व्यक्ति करना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, घर में एक अंकल जी है, वो बीड़ी पीते हैं। बच्चा देख रहा है कि दादाजी तो बीड़ी पी रहे। अब दादाजी ने क्या किया, उस बीड़ी को एक तरफ फेंक दिया। अब बच्चा ने देखा कि हाँ कैसे पीते हैं, अवलोकन किया उसने। वहां पे जाके उसको स्मृति याद किया, उस चीज का अनुकरण किया, बीड़ी पीने लग गया। वो भी धुआं निकालने की कोशिश कर रहा है। और यदि उसका कोई मित्र आता है या अन्य परिवार का व्यक्ति उसे देखकर कि शाबाश ले एक और बीड़ी पी, तो फिर वो अगर उसको पुनर्बलन उचित मिल जाए तो हम चाहे तो उस व्यवहार को सिखा भी सकते हैं, हम चाहे तो उस व्यवहार को बिगाड़ भी सकते हैं। और आप यूँ कहते हो कि बच्चे को देख करके नहीं, दोबारा अगर देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी तेरे, डर जाए बच्चा, सुधर जाए, उचित पुनर्बलन दो उसको। तो यह है साथियों सामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है साथियों, मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। चलिए भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। नोम चोम्स्की ये कहते हैं कि बालक में भाषा विकास की जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है। बालक समृद्ध वातावरण से भाषा को अर्जित कर लेता है साथियों। 38वां, विकासात्मक संवेग का सिद्धांत। विकासात्मक संवेग सिद्धांत है, ये दिया गया है ब्रिजेज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है साथियों? विकासात्मक संवेग का सिद्धांत ब्रिजेज के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको यही याद रखना है कि किसने दिया। अधिगम अनुक्रम का सिद्धांत रॉबर्ट एम गे ने, इन्होंने अधिगम अनुक्रम का सिद्धांत दिया है। मतलब इन्होंने अलग अलग जो अधिगम का प्रकार है उसको एक निश्चित क्रम में जमाया है। तो 8 इन्होंने अधिगम के प्रकार बताए साथियों, रॉबर्ट एम गेने के द्वारा ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। चलिए नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने जीन पियाजे भी पढ़ा है। जीन पियाजे, बिल्कुल जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ब्रूनर ने भी बताया है। अब देखो जीन पियाजे ने तो 4 अवस्थाएं बताई है और इन्होंने बताई है 3 अवस्था। तो साथियों तीनों अवस्थाएं आपको याद होना चाहिए। ब्रूनर ने कौन सी, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी अवस्थाएं ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताए हैं। चलिए अगला देखेंगे, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। साथियों ये दिया गया है सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। चलिए अगला देखेंगे मित्रों, जेम्स लेंगे सिद्धांत। आरबीएससी की बुक्स के अनुसार है ये जो सिद्धांत है ये संवेगों से संबंधित है और ये सिद्धांत जेम्स लेंगे ने दिया है मित्रों। किसने दिया है? जेम्स लेंगे ने। एक है कैननबार्ड सिद्धांत, ये भी संवेगों से संबंधित है आरबीएससी की बुक में और ये दिया गया है कैननबार्ड के द्वारा। तो दोनों ही सिद्धांत ये संवेगों से संबंधित है और दोनों ही, एक तो जेम्स लेंगे ने जेम्स लेंगे सिद्धांत, कैननबार्ड ने कैननबार्ड सिद्धांत दिया है। चलिए 44वां सिद्धांत, स्थानापन्नता का सिद्धांत एडविन आर गुथरी। तो साथियों स्थानापन्नता का सिद्धांत भी आपको याद होना चाहिए।
एडविन आर गुथरी के द्वारा स्थानापन्नता का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत साथियों 45वां, ये दिया गया है डेविड आशुबेल के द्वारा। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड आशुबेल ने दिया है मित्रों। अनुकरण द्वारा अधिगम हेगर्टी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? हेगर्टी के द्वारा। नोट करके लिख लीजिए। 50 ही सिद्धांतों को समझाने की बहुत ही कोशिश की है। जो जो इम्पोर्टेंट है कि भाई इस सिद्धांत में ऐसे ऐसे हुआ है, तो उनको आप पद को अच्छी तरह से याद रखना है। 47 है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। 1879 में इन्होंने व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में बताया था, अतः इसका जनक भी फ्रांसिस गाल्टन को ही माना जाता है साथियों। चलिए 48वां सिद्धांत, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है साथियों स्प्रेंगर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? बताइए, बोलिए, बोल के बताओ। हाँ बिल्कुल, मुझे सुनाया है, स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया है साथियों। चलिए 49वां, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता का सिद्धांत किसने दिया है साथियों? ये दिया है हेंस साइंजेक ने। जबकि अगर यूं पूछे कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी का सिद्धांत किसने दिया है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो फिर वहां पर कार्ल जुंग होगा। लेकिन अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता पूछते ही हेंस साइंजेक आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। तो कमेंट करके जाए कि फायदा मिला या नहीं मिला। रिवाइज करा दिया ना एक ही वीडियो में, 20 25 30 मिनट के वीडियो में ही पूरे कोर्स को। अगर हाँ फायदा मिला हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 वीडियो हो चुके हैं। आज के संस्कृत का आपके एक टेस्ट आया है, साइकोलॉजी का आया है, साइकोलॉजी के ये सिद्धांत से संबंधित वीडियो आ गया है। हो सकता है एक वीडियो और डाल दूँ। तैयार रहिएगा नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन चालू करके रखिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।